आज हम लोग टॉपिक उठाएंगे गोली दर्पण। क्योंकि लास्ट टॉपिक जो किया था वो इमेज किया था, रियल इमेज समझ चुके थे हम लोग और वर्चुअल इमेज को समझ चुके थे। उसमें टॉपिक ये भी बताया गया था जो रियल इमेज होती है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक उठाने जा रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, जो कि हमारे सिलेबस पे। इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे इमेज कैसी बनती है या कितनी होंगी इमेज एक मिरर के आधार पर। तो आज टॉपिक है गोली दर्पण। गोली दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इस पे फोकस करना होगा। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके हमारे पास एक टॉपिक और बीच में मिलेगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी या साइन टेबल जिसको बोल रहे थे। वो टॉपिक हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको फोकस करना। लेकिन यहाँ जो टॉपिक चलेगा इसकी कुछ डेफिनीशन आ रही है, हमें सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेना चाहिए और डिस्कस करते कि स्फेरिकल मिरर है क्या। तो स्फेरिकल मिरर के लिए बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज पे फोकस करना, बिल्कुल कोई डेफिनीशन रटना नहीं है, हमें सिर्फ डेफिनीशन को सीखना है कि कैसे तैयार हो रही है, उसी को हमें जानना है। स्फेरिकल मिरर के लिए करते क्या है कि एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, कांच का एक खोखला गोला लेंगे। ये हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास एक खोखला गोला हो गया। अगर इस खोखले गोले को अगर हम फर्श पर डालते हैं तो ये क्या होगा बेटा, 2-3 पार्टों में टूट जाएगा। तो हमने इमेजिन किया कि ये एक स्फीयर था, इसको हमने ये 4 पार्टों में इस तरीके से अलग अलग कर दिया गया। जब ये पार्ट बने, इसका कोई भी एक पार्ट उठाते हैं, उस पार्ट में करना क्या है कि उसमें हम लोग रेड ऑक्साइड का किसी एक पृष्ठ पर पेंट कर देते हैं, चाहे वो हम अंदर साइड कर लें या चाहे वो हम बाहर साइड कर लें। क्या करना है, किसी भी एक पार्ट को लेना, उस पर हम लोग फास्फोरस जो होगा या फिर हमारे पास रेड ऑक्साइड, कोई भी रेड ऑक्साइड लेते हो उसका हम जाके यहाँ पे पेंट कर दे रहे हैं। जब पेंट कर देंगे जाके तो ये क्या होगा, एक इतना पार्ट जो होगा ये एक क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट था तो इसके पेंट करने के बाद ये मिरर तैयार हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इसी तरीके से हमने इसमें पेंट किया है, जाकर इसके अंदर भाग में पेंट किया है, तो ये भी सूखने के बाद जैसे पेंट सूखेगा तो ये एक मिरर तैयार होगा, इसको भी हम लोग बोल रहे होंगे स्फेरिकल मिरर। अगर हम चाहते कि ये वाले पार्ट पे हमने यहाँ पे अंदर की साइड हमने क्या करा, इसमें पेंट कर दिया गया, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये भी स्फेरिकल मिरर बोल रहे होंगे जाके। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जो तैयार किया, स्फेरिकल मिरर तैयार किया। इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे हमने मान लिया कि पेंट यहाँ पर किया, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड का जो ये पार्ट होगा, यानी ये बाहर वाला पार्ट, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। कौन सा, परावर्तक पृष्ठ। यानी अगर हमने इस साइड पेंट किया तो हम लोग किसी भी चीज़ को देखना चाहें, देखेंगे तो उसके इस पार्ट में कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी कोई भी किरण आएगी अगर इधर पड़ेगी आके, इस साइड जिधर हमने पेंट किया है तो यहाँ से टकराकर वापस नहीं लौटेगी, लेकिन अगर वो दूसरी साइड से यहाँ से आगे पड़ेगी तो इससे टकराने के बाद लौट जाएगी। तो इसीलिए हम इस पार्ट को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ये तो हमने 2 चीज़ें यानी कि जिस साइड हमें पेंट करना है, पेंट के जस्ट दूसरी साइड वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यहाँ पर हम लोग फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का क्या कर देंगे, लेप कर देंगे। किसका, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का। रेड कलर का होता है, अगर तुमने देखा होगा जितने भी हमारे पास मिरर आते हैं, अगर उसका जब टूट जाए उसके दूसरी साइड देखना होगा तो वो तो या तो रेड कलर का पेंट मिल रहा होगा, इसी में ब्लू कलर का भी पेंट किया जाता है। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का वो पेंट किया जा रहा होता है। तो किसी भी स्फेयर है, कोई खोखले गोले को तोड़ दिया जाए, उसमें हम जाके पेंट कर दिया है, तो वो जो तैयार होगा वो हमारे पास क्या तैयार होगा, स्फेरिकल मिरर तैयार होगा। तो स्फेरिकल मिरर के लिए हमने जान लिया कौन सा, परावर्तक पृष्ठ हो गया।
तो अब डेफिनीशन के लिए क्लियर करते हैं। डेफिनीशन क्या क्लियर करना है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और चाहो तो इसको रिटन कर लेना तो आसानी से तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोली जा रही है कि जब हम कांच के खोखले गोले को तोड़ते हैं तो कुछ उसका कटे हुए एक भाग को लेकर उस पर जब एक पृष्ठ पर पेंट किया जाता है, और पेंट जो करना है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड करना है। तो पेंट करने के बाद जो तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। लेकिन अगर रिटन वेव पे देख रहे हैं तो रिटन वेव पे बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज रिटन कर रहे होंगे। जब किसी कांच के खोखले गोले के किसी कटे हुए भाग पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पेंट किया जाता है तो उस कटे हुए भाग को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। देखते हैं गोली दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के हैं, उसको जानते हैं। तो गोली दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। इसको हम लोग कहेंगे 2 टाइप्स। एक हमारे पास होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक होगा कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर तैयार करते हैं इसको। जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण। देखते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों को जानना है, समझना। ये हमने मान लिया कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो गया। अब हमने इमेजिन किया कि हमने इसके अंदर वाले पृष्ठ पे जाके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पेंट कर दिया। तो जब इधर पेंट किया तो इसका ये वाला पार्ट जो बाहर साइड का पार्ट है, इस पे ये पार्ट परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ ये बनेगा। तो जब गोली दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो इस गोली दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल गोली दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल गोली दर्पण। कॉपी पे कैसे रिटन करना होगा वहाँ पे लिख रहे होंगे, जब गोली दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तो इस दर्पण को हम उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। क्या डेफिनेशन दी गई? जब गोली दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तो इस गोली दर्पण को उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। मीन्स ये हमारे पास तैयार होगा पार्ट। लेकिन अगर हमें डेफिनेशन देना है अवतल गोली दर्पण के लिए, यानी इसके लिए देखना है डेफिनेशन, तो इसके लिए बिल्कुल हम इसी के नीचे पार्ट बना रहे हैं, ध्यान देना। ये हमने मान लिया कि ये एक खोखले गोली दर्पण का गोली का एक मिनट, ये मान लिया ये एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब इसके अगर बाहरी पृष्ठ पर यानी ये वाले पार्ट पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पेंट कर दे रहे तो ये गोली दर्पण तैयार हो गया। लेकिन अगर गोली दर्पण का ये दबा हुआ भाग ये वाला अगर ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ, तो इस गोली दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल गोली दर्पण। क्या डेफिनेशन दी जा रही है कि यदि गोली दर्पण का दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तो इस गोली दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? अवतल गोली दर्पण कहते हैं। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि गोली दर्पण क्या है। तो गोली दर्पण के लिए डेफिनेशन बिल्कुल आसान से मिल गई कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग पर अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पेंट कर दिया जाएगा तो उस भाग को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं हमारे पास, एक है उत्तल गोली दर्पण और एक है अवतल गोली दर्पण। उत्तल गोली दर्पण के लिए डेफिनेशन दी, अगर गोली दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा तो उसे उत्तल गोली दर्पण कहेंगे। और यदि
गोली दर्पण का दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तो उसे अवतल गोली दर्पण कहते हैं। अब हमें इसमें गोली दर्पण के कुछ इम्पॉर्टेंट भाग जानना, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं गोली दर्पण को, इनको सही से जानना जरूरी है कि इनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन इनसे न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। अगर हमें बेसिक क्लियर है तो हमें आगे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डेफिनीशन में और कोई भी न्यूमेरिकल में। अगर इनसे रिलेटिव कोई न्यूमेरिकल है, अगर हम यहाँ बेसिक को अच्छी तरीके से जानते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें हम आसानी से न्यूमेरिकल को क्लिक कर पा रहे होंगे या सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आगे जानते हैं अब इनसे रिलेटिव कुछ डेफिनीशन। सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे हम लोग ध्रुव। ध्रुव या इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो गोली दर्पण में हमें ध्रुव को कंफर्म करना कि ध्रुव किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं। देखिए ये बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो ध्रुव को अगर जानना बेटा, ध्रुव को हम लोग बोलते हैं पोल। किसको बोल लेते हैं ध्रुव, समझना हमें कि मान लिया कि ये इस तरीके से एक कटा हुआ भाग है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अगर इसको हम जाके किसी फर्श पर या किसी पृष्ठ पर रखेंगे तो जब पृष्ठ पर रख रहे होंगे तो इसका कुछ भाग इससे टच हो रहा होगा फर्श से, तो ये जो पार्ट इसके फर्श को टच कर रहा होगा तो ये इसका पोल कहलाएगा। कोई भी अगर हम पार्ट बनाते हैं जाके तो वो हमें यही चीज़ को फोकस करना है कि कौन सा भाग अगर फर्श से रखा जाए उसको टच कर रहा होगा। ये तो हम लोग एक प्रैक्टिकली लैंग्वेज पे समझ रहे हैं कि अगर उसको फर्श पर डाला जा रहा है, फर्श पर पड़ने के बाद जो भी भाग उसका टच होके आ रहा है, बस उसी भाग को बेटा हम लोग बोल देंगे कि ये जो भाग टच हो रहा है ये इसका ध्रुव है। लेकिन रिटिन वेव पे कैसे देखना होगा, तो उसमें हम लोग लैंग्वेज लिख रहे होंगे गोली दर्पण के मध्य बिंदु, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे वो हमारे पास उत्तल दर्पण हो, दो में से कोई भी हो, लेकिन बस हमें ये देखना कि उसको सीधा करके उसे फर्श पे टच कर दो तो जो भाग, पूरा भाग तो टच नहीं होगा, कुछ पार्ट जैसे एक बॉल होती है, बॉल को फर्श में डाल दें तो फर्श में पड़ने के बाद क्या पूरी बॉल टच हो जाती है? नहीं, बल्कि क्या एक छोटा सा हिस्सा वो फर्श को टच कर रहा होता है। जो हिस्सा वो टच कर रहा होता है बस उसी तरीके से हम उसी को बोल देते हैं पोल, ध्रुव। तो ऐसे एक हमने मान लिया कि हमारे पास अगर हमने अंदर शर्ट पेंट किया दबे हुए भाग में तो इसका उभरा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये जो इसका पार्ट बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। क्लियर हुआ। दूसरा हमें उठाना है इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो वक्रता त्रिज्या के लिए अब इमेजिन करना कि जैसे ये हमने एक बना रखा है दर्पण, अगर इसी को पूरा ये किसी ना किसी को खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, अगर हम इमेजिन करते तो हमने मान लिया कि ये जो गोला था वो इस तरीके से बना हुआ था, उसी का ये कटा हुआ भाग है। तो ये एक स्फीयर है और हर एक स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा, और सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या जानने हैं, वक्रता केंद्र भी जानना, दो टॉपिक हैं यहीं पे बना लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था ध्रुव, सेकेंड पार्ट हम लोग इसको जान लेते हैं पहले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सबसे पहले वक्रता केंद्र को जान रहे हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, क्या डेफिनेशन दी जा रही? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को, ये है इसका केंद्र, उसी के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको सी से डिनोट करते हैं। यानी ध्रुव को जो हमने डिनोट किया पोल को पी से, और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। अब आता है वक्रता त्रिज्या। किसको जान रहे हैं? वक्रता त्रिज्या को, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को जानना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी हो गया। अब हमें जानना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देखो क्या करते हैं,
वक्रता त्रिज्या के लिए डेफिनीशन कि ये जो हमारे पास सेंटर है और ये हमारे पास मान लिया दर्पण है, तो जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र से और ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। डेफिनीशन क्या दी गई है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को, मीन्स उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करेंगे? आर से। थोड़ी सी नॉलेज के लिए आगे हम लोग इसकी डिटेल जानेंगे, लेकिन यहीं पे जान लेते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का 2 गुना होती है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये कि आपको पता नहीं होगा फोकस दूरी किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अभी यहाँ पे डाल लेते हैं। बाद के हम इसकी डिटेल पूरी देंगे कि कैसे त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है या फोकस दूरी त्रिज्या की हाफ होती है। तो हमें एक ये जानना था। अब इसी में मैं एक टॉपिक और जानना है, मुख्य अक्ष, जो हमारे पास इमेज के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तीसरा पार्ट तो ये हो गया है। चौथा पार्ट हमें इसी में जानना है, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के बारे में जानना है। डेफिनेशन क्या है कि अभी हमें कंफर्म हुआ है कि ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। एक क्लियर सा अलग से बना लेते हैं और उसको समझते हैं कि हमें स्फीयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने मान लिया कि अगर हमने इसमें बाहर साइड पेंट किया बेटा, अगर इसमें बाहर साइड पेंट कर रहे हैं तो इसका दबा हुआ भाग किसका पृष्ठ कहलाएगा? यानी ये दबा हुआ भाग हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ। तो इसको हमने इमेजिन कर लिया कि ये इसका पोल है, ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य अक्ष जान रहे हैं कि मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? गोली दर्पण का मुख्य अक्ष। तो गोली दर्पण के ध्रुव वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, यह होकर जाने वाली अक्ष, किससे किससे? वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो भी अक्ष होगी उसी अक्ष को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण का क्या कहलाएगा? ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। किसको किसको बोला जा रहा? ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या उससे होकर गुजरने वाली जो भी लाइन होगी तो ये हमारे पास कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये हमारे पास तैयार होगी मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ इतना? तो ये मुख्य अक्ष हो गई। अब हमारे पास कितनी डेफिनेशन इसमें आ गई हैं? एक हमारे पास दर्पण का ध्रुव हो गया P, इसको सही से मान रखना। वक्रता केंद्र मीन्स C, ये हो गया। वक्रता त्रिज्या मीन्स R, मुख्य अक्ष। ये हमारे पास कुछ 4 डेफिनेशन है जिनमें से इन 2 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा या इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना में ये ऑप्टिक्स में, यानी ऑप्टिक्स में जाके जब तक हम मिरर पढ़ रहे हैं इनका इस्तेमाल होता रहेगा। लेंस से आ जाएंगे तब भी इसी तरीके से टॉपिक से मिल रहे होंगे, तो उनको भी हमें सही से जानना होगा। अब देखते हैं जाके, ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो गई। इसके बाद अब हमें जो टॉपिक उठाना उसको बेटा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए दर्पण के हों या लेंस से हों, जो अब हम टेबल बताने जा रहे हैं उस टेबल को बहुत अच्छी तरीके से माइंड करना कि न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमें इनमें कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूजन होगा तो हमारे पास न्यूमेरिकल की कन्फ्यूजन बनेगा। तो हमें उन चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि क्या बताना है हमें, देखना। अब हम लोग जान रहे हैं दर्पण का फोकस। और दर्पण हमने 2 तरह के पढ़े, एक हम लोगों ने पढ़ा है उत्तल दर्पण और एक पढ़ा है अवतल दर्पण, और दोनों के फोकस होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है मैं उनको जानना होगा। नहीं, उसको देख लेना, टाइम नोट कर लो।
तो दो तरीके से दर्पण तैयार कर रहे हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अगर इमेजिन करते बेटा कि इसमें हमने क्या करा, अंदर के साइड पेंट किया, तो फिर ये दर्पण जो तैयार होगा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण तैयार होगा। अगर हमने इसमें जाके बाहर साइड पेंट किया, उभरे हुए भाग में पेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। बल्कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अवतल दर्पण, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब सोचो जरा, ये खोखले गोले का भाग है, तो इसका मतलब खोखला गोला इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से तैयार होगा, ये मान लिया इसका, और ये जो तैयार होगा वो ऐसे बना होगा, तो फिर इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। इसको अगर देखना चाहे इस भाग का पोल किधर होगा, यहाँ कहीं होगा। तो यानी ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, इसको ज्वाइन करते हुए ये लाइन खींची, तो ये क्या कहलाएगी, मुख अक्ष कहलाएगी। तो इसको मुख अक्ष कहला दिया गया। और अगर यहाँ पर देखते हैं चल के, तो इसमें यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव होगा। तो इसको आगे मिलाती हुई लाइन खींच दी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मुख अक्ष कहलाएगी। तो ये इसकी यानी मुख अक्ष अंदर की ओर होती है और इसकी ये होती है। देखना यहीं से बहुत सारे डॉट हमारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अगर इमेजिन कर देते, ये है हमारे पास, हमने इसमें बाहर साइड पेंट किया, तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ होगा इसका, अंदर साइड। अगर यहाँ पे हम अगर मान लेते एक पानी की बूंद डालते, तो वो ऑब्जर्व यानी इकट्ठा होकर यहाँ पे इकट्ठा होगी। तो ऐसे इस पर कोई भी किरण, कोई भी चीज़ पड़ेगी तो क्या होगी, अंदर की ओर जाएगी। और जो अंदर यानी इसमें क्या होगा, अंदर की ओर जाने का मतलब क्या, इकट्ठा करने यानी एक साथ कलेक्ट करने की ये वाला दर्पण कोशिश करेगा। इससे ये पता चल रहा है। इसी को और हम लोग समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पेंट किया होता है, ये कौन सा दर्पण तैयार होता है, उत्तल दर्पण बनेगा जाके। और जब ये उत्तल दर्पण बनेगा जाके, तो इसमें देखना, अगर हम यहाँ पे कोई किरण डालेंगे या कोई भी चीज़ डालेंगे, टकराने के बाद वो इस तरह से हटेगी दूर। अगर यहाँ पे कोई चीज़ पड़ेगी तो इधर दूर हटेगी ऐसे, या फिर इधर से फैलती हुई, कुल मिला के इसमें कोई चीज़ पड़ेगी तो वो इकट्ठा नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, फैल रही होगी। और जब फैल रही होगी तो यानी कुल मिला के इससे क्लियर हो रहा कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अगर किरणें पड़े या इसमें कोई पानी की ड्रॉप पड़ रही होगी, तो उनको ये फैलाएगा और ये क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है कि जो अवतल दर्पण है, ये किरणों को इकट्ठा करने के लिए बना है, इकट्ठा करने की कोशिश करता हो। जो चीज़ें किरणों को इकट्ठा कर रहे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। यानी ये दर्पण जो है, ये कौन सा दर्पण होता है, अभिसारी। ये अभिसारी दर्पण होगा। और ये दर्पण क्या कर रहा, फैलाने का काम कर रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, अपसारी होगा, अपसारी। ये डिफरेंस हमें और जानना था। तो जो अब हमें यहाँ पे क्लियर होगी, उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी होता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। अवतल दर्पण के सामने अभिसारी लिख दिया, उत्तल दर्पण के सामने अपसारी रिटन किया गया है। पूछे, उत्तल दर्पण जो है, अगर इसमें कोई किरण पड़ेगी तो बाहर साइड से पड़ेगी या अंदर साइड से पड़ेगी? ये बस अब क्लियर हो रही है। फोकस दूरी को हम लोग समझते हैं, उसी से क्लियर होंगे। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले फोकस बिंदु को जान लेते हैं कि फोकस बिंदु किसको बोलते हैं या फोकस किसको बोल रहे हैं। एक दर्पण है, दर्पण में फोकस कहाँ होगा, हमें ये जानना है। तो दर्पण के फोकस को जानने के लिए करना क्या होता है कि इसमें हमेशा बाईं ओर से एक किरण खींची गई। तो हमने मान लिया कि एक ये किरण जो है वो सीधे इस तरह से आ रही है, और जब ये किरण इसमें पड़ेगी, अब इमेजिन करना, खुद के माइंड से सोचना है तुम्हें
कि ये किरण टकराने के बाद जब ये ढाल होगी, अगर सीधा रख दिया जाए तो टकराने के बाद बाहर नहीं हटेगी बल्कि अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ आएगी तो किसी ना किसी इसके पॉइंट को कट करती हुई जा रही होगी। ये इसमें देखने को, और किरण हमेशा बाईं ओर से ही डालना है हमें, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे तक खींच लेते डॉटेड में, और एक ये रे को हमने खींचा इसमें, और जब इसमें खींची होगी अब इसको सीधा करके रखो, यानी परावर्तक पृष्ठ इसका ऊपर रहे, और जब परावर्तक पृष्ठ ऊपर रहेगा तो अब किरण पड़ेगी, टकराएगी, टकराने के बाद एकदम की ऐसे हटेगी। एक इमेजिन कर लें, कटोरी अपोजिट रख दी गई और उसमें अपोजिट रखेगी, अब कोई चीज़ पड़ेगी तो अब अंदर की तरफ नहीं आएगी बल्कि उससे टकरा के बाहर की तरफ हटेगी। तो ऐसे जब इसमें ये किरण पड़ेगी, टकराने के बाद क्या होगी, ये बाहर की तरफ हटेगी, यानी इस तरह से हट रही होगी। तो इसमें देखने को ये मिला कि इसमें टकराने के बाद अंदर होके चली गई, तो ये किरण जो मुख अक्ष था उससे होकर गई। इसमें क्या हो, टकरा के इधर लौट गई, मुख अक्ष तो हमारा इधर है तो इसमें जा नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम लोग इसको पीछे की ओर खींच दे तो ये ऐसे कहीं जाती हुई प्रतीत हो रही होगी। तो अब हमें यहीं पे हमने बोल दिया गया कि ये जो मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, अब समझना अवतल दर्पण में तो जा रही है ना, जाएगी हमेशा, तो इसमें जाएगी तो मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है इसमें अंदर प्रवेश कर नहीं पाती है। तो अगर यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा ये किरण यहाँ से आ रही है, बल्कि आ नहीं रही, वो आ यहाँ से रही है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति सामने से इमेजिन करेगा तो उसको यहाँ से इमेजिन हो रही होगी, ऐसे आ रही है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। लेकिन ये कंप्लीटली डेफिनेशन नहीं होगी। अगर हम लोग फोकस की डेफिनेशन देना चाहें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती, यहाँ तक देखो दोनों में कॉमन रखना हमें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। देखो हमने आने के लिए डॉटेड लाइन खींची, आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के उसी बिंदु को हम दर्पण का क्या कर देंगे, फोकस कहते हैं। और ये फिक्स रहता है दर्पण में, ये चेंज नहीं होता है। एक बार मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींच के देख लेंगे और वो जिस बिंदु से होकर जा रही बस वहीं पे हमारे पास मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गई उसी को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है, यानी जिस साइड परावर्तक पृष्ठ है इसमें इधर है तो इस ओर होता है। जबकि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में क्या देख रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की ओर है तो फोकस भी अंदर की ओर है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है। जबकि उत्तल दर्पण ये बना हुआ, इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, इस ओर है, जबकि फोकस इसका किधर है, दूसरी ओर। तो यानी परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। तो एक पॉइंट ये निकल कर आया सामने कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक पृष्ठ के विपरीत दिशा में होता है, जबकि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है जाके। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि इसको फोकस बोलते हैं जाके। और जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में होता है। ये कैसे, तो ये आगे भी डेरिवेशन में क्लियर किया जाएगा कि इसके बीच में होता है कि नहीं होता है। इतने में अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो वो जाके अपना कमेंट करके बता सकते हैं। उनका जो भी डाउट होगा बाद एक वीडियो आएगी वो जो डाउट क्लियर करेगी।